पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि क्यों वो लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहते हैं। भारत में तो कोई भी नेता पीएम मोदी के आसपास दूर दूर तक नहीं टिक पा रहा है। सोशल मीडिया पर बात बनाना और जमीन पर जनता के बीच लोकप्रिय होने में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि राहुल गांधी, जिसे कांग्रेस और विपक्ष के समर्थक प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी से काफी पीछे है। वहीं पीएम मोदी अपने कामों से लगातार ये बता रहे हैं कि जनता का भरोसा काम करके जीता जाता है, सिर्फ बात बनाने से वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हर मोर्चे पर पीएम मोदी काम करके दिखा रहे हैं, वहीं विपक्ष के लोग सिर्फ भ्रामक दावे कर रहे हैं। पीएम मोदी भारत को इतना मजबूत बना रहे हैं कि कोई दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने से पहले 10 बार सोचेगा। दरअसल भारत अपने चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास पूरी तरह से किलाबंदी करने जा रहा है। बांग्लादेश और चीन की हालिया हरकतों और बयानों को देखते हुए भारत ने चिकन नेक की सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन्हीं में से एक है पहला अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेलवे टनल प्रोजेक्ट। इससे पहले चिकन नेक तक अंडरग्राउंड रेल बिछाने के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम में भी भारत ने किलाबंदी करने की योजना बना ली है, जिसकी भी मंजूरी मिल गई है। 22 किलोमीटर चौड़ा ये चिकन नेक बेहद संवेदनशील है, जिससे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से घिरा भारत का ये क्षेत्र इतना रणनीतिक महत्व का है, जो उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बती इलाके चुम्बी घाटी के पास स्थित है। ये इलाका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये बंगाल को पूर्वोत्तर के असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम को जोड़ने का जरिया भी है। उत्तर पूर्व को पूरे भारत से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इसलिए भारत सरकार इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए किलाबंदी कर रही है। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि देश पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित है, तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। एक और जहां गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस बार बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। वहीं बंगाल में पीएम मोदी लगातार सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की रैली में उमड़ी भीड़ का वीडियो शेयर कर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि पीएम मोदी की जनसभा में मौजूद लोगों का उत्साह असाधारण था। भारी संख्या में लोग पीएम मोदी को देखने और सुनने पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से भर जाने के बावजूद हजारों लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हेलीपैड के आसपास जमा हो गए। पीएम मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के कटवा में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राज्य में राजनीतिक बदलाव की बात करते हुए कहा कि बंगाल अब बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पीएम मोदी बंगाल में घुसपैठियों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हर घुसपैठिए से कहूंगा कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। जो ये यहाँ आए, नकली कागज बनवाए, सरकारी योजनाओं का फायदा लिया, उन्हें अब राज्य से जाने का समय आ गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईडी ने शनिवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की। ये कार्रवाई दो अलग अलग ठिकानों पर की गई, जिनमें से एक राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और टीएमसी से निलंबित नेता पार्थ चटर्जी का आवास शामिल है, जबकि दूसरा स्थान इस मामले में कथित बिचौलिए प्रसन्ना कुमार रॉय का कार्यालय बताया जा रहा है। प्रसन्ना अभी जेल में बंद है। अधिकारियों के अनुसार ये छापेमारी पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के सहायक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में की जा रही है। ऐसे में इस कार्रवाई के बाद भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी घिर गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश में वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने जोर देकर कहा कि ये दोनों अधिकार केवल कानून द्वारा तय किए गए दायरे और शर्तों के अधीन ही काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि किसी व्यक्ति के वोट करने के अधिकार और चुनाव के मैदान में उतरने की पात्रता के बीच एक स्पष्ट और बड़ा अंतर होता है।
जिसे एक समान नहीं माना जा सकता। ये पूरा मामला राजस्थान के जिला दुग्ध संघों की प्रबंधन समितियों के चुनाव से जुड़ा था। संसद के अंदर से आए एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दर्शकों, राहुल गांधी अक्सर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हैं। उनको लेकर कई बार वो तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन जब पीएम मोदी सामने आए तो राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। पीएम मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात का 1 मिनट 34 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। पहले तो पीएम मोदी ने बाकी खड़े सांसदों का अभिवादन किया, फिर पीछे मुड़कर राहुल गांधी के पास गए और वीडियो में खूब बात करते दिखे। राहुल ने इस दौरान पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। दरअसल मौका था महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती का। बाकी सांसदों की तरह राहुल गांधी और पीएम मोदी भी इस अवसर पर ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। राहुल गांधी लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सांसद हरिवंश, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ खड़े थे। इसी दौरान पीएम मोदी वहां पहुंचे। अपनी गाड़ी से उतरकर पीएम मोदी ने सबसे हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस कतार में राहुल गांधी थे, सो उन्होंने भी सम्मान पूर्वक पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़े। पीएम मोदी ने भी सभी सांसदों से हाथ मिलाया, फिर राहुल गांधी के पास अलग से पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और इसके बाद काफी देर तक आपस में बातचीत करते दिखे। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच शायद काफी दिनों बाद ऐसा हुआ है जब पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच इतनी देर तक बातचीत हुई हो। इस दौरान पीएम मोदी राहुल गांधी से कुछ कहते दिखे और राहुल गांधी भी उनकी बात सुनकर सिर हिलाते रहे, मानो लग रहा हो कि किसी खास विषय पर दोनों की बातचीत हो रही हो। ये वीडियो इसलिए भी लोगों को हैरान कर रहा है क्योंकि संसद के अंदर ऐसे मौके बहुत कम आए हैं जब पीएम मोदी और राहुल गांधी ऐसे किसी अवसर पर गुफ्तगू करते दिखे हों। दोनों के बीच राजनीतिक तल्खी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ये तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। वहीं पीएम मोदी और राहुल गांधी की इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं तेज है। लोग अपनी राय सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि पहली बार मैं एलओपी और पीएम को एक साथ आमने सामने कुछ बातें करते देख रहा हूं। ये एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि क्या राहुल गांधी जी बीजेपी में चले गए हैं, क्या धुरंधर की तरह कांग्रेस में होकर बीजेपी को जिता रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे लंबा समय है जब इन दोनों ने पूरी तरह से सार्वजनिक नजर के सामने आमने सामने बात की है। तो देखा आपने कैसे लोग इस वीडियो को देखकर चौंक गए हैं कि अक्सर राहुल गांधी जो पीएम मोदी पर भड़ास निकालते रहते हैं, लेकिन जब पीएम मोदी सामने आए तो राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। वहीं अब बताते हैं आपको कि कोर्ट से क्या खबर आई है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के केस में आमने सामने हो गए हैं। अक्सर राहुल गांधी बीजेपी के नेताओं पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पाते। दरअसल कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाया था। साल 2018 में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में पनामा पेपर लीक का जिक्र करते हुए कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था। बाद में कार्तिकेय ने इस बयान को छवि खराब करने वाला बताया। उन्होंने कहा था कि इससे उनकी इज्जत और राजनीतिक छवि को नुकसान हुआ है। इसी वजह से उन्होंने भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस किया था। इसके बाद भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अब सुनवाई हुई है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई है और उन्होंने इस केस में मौजूद स्थिति को जानने के लिए सभी रिकॉर्ड्स की कॉपी तलब की है। हाईकोर्ट ने कार्तिकेय सिंह चौहान को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने 4 मई को अगली सुनवाई तय की है। दर्शकों, राहुल गांधी आरोप तो लगा देते हैं लेकिन कोर्ट नहीं जाते हैं। लेकिन कोर्ट जाकर कार्तिकेय चौहान ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी जो उन पर आरोप लगा रहे थे उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि अगर कोई दोषी होगा तो खुद से वो कोर्ट नहीं जाएगा। पिछले साल राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस बीजेपी को हराने का रास्ता गुजरात से होकर जाता है। गुजरात से ही कांग्रेस को उसकी विचारधारा मिली थी। महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इसी राज्य से थे। उन्होंने कहा कि गुजरात कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। वे यहाँ विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे।
संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस को मजबूत करने का विश्वास जताया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई है। पूरा देश इस बात को जानता है कि आरएसएस बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है। उन्होंने कहा था कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना मुश्किल काम नहीं है, कांग्रेस ये काम पूरा करके रहेगी। लेकिन अब गुजरात को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। दर्शकों, इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कन्हैया कुमार की वजह से पार्टी बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जनता का अपमान, गुजरातियों का अपमान करना कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर भारतीयों और गुजरातियों को अनपढ़ गवार कहा। अब कन्हैया कुमार भी गुजरात के लोगों का, असम के लोगों का अपमान करते हैं और बोलते हैं कि ये घुसपैठिए हैं। बीजेपी ने कन्हैया कुमार के बयान पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। असल में असम से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का एक 5 अप्रैल का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 14 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि असम में चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार ने विवादित बयान दिया है। इस वीडियो में कन्हैया कुमार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब पत्रकार ने मुझसे विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों के मुद्दे पर पूछा तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है। हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ उसको भी यहां से भगाने की जरूरत है। वीडियो में कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि सारे चोर एक साथ जमा हो गए हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन चोरों के सरगना जय शाह के पिता हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस समय यहाँ पर हर जगह चोरी हो रही है, अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे रोकना बहुत जरूरी हो गया है। असम के मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग यहाँ का पैसा लेकर विदेश में अपने परिवार के नाम पर रख रहे हैं और जनता को परेशानी हो रही है। अब बीजेपी लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम न करे। हालांकि कन्हैया कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियां गुजरात के बीजेपी नेताओं को निशाना बनाकर की गई थी। ऐसे में कन्हैया कुमार का ये बयान वायरल होने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। कन्हैया कुमार के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जनता का अपमान, गुजरातियों का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर भारतीयों और गुजरातियों को अनपढ़ गवार कहा। अब कन्हैया कुमार भी गुजरात के लोगों का, असम के लोगों का अपमान करते हैं और बोलते हैं कि ये घुसपैठिए हैं। कांग्रेस ने अपनी गुजरात विरोधी मानसिकता को दिखाया है। गुजरात कांग्रेस और अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि क्या वे इन बयानों से इत्तेफाक रखते हैं। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि असम में एक हाई वोल्टेज चुनावी अभियान के केंद्र में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का मुद्दा बना रहा, जिसमें सीएम शर्मा के साथ साथ बीजेपी के नेता भी इस बात को दोहराया कि अवैध घुसपैठिए राज्य के लिए खतरा है। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरातियों की शिक्षा को लेकर एक बयान दिया था, जिसे लेकर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया था। खड़गे ने केरल की चुनावी सभा में कहा था कि केरल के लोगों को गुमराह मत कीजिए, वे बहुत चतुर और शिक्षित हैं। मोदी जी, विजयन, आप दोनों गुजरात या अन्य जगहों पर अशिक्षित लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। खड़गे की इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने इसे गुजरात और उत्तर भारत के लोगों का अपमान बताया था। हालांकि इस बयान पर घिरने के बाद खड़गे ने माफी मांग ली। खड़गे ने कहा था कि उनके मन में गुजरात के प्रति बहुत सम्मान है। मेरे एक चुनावी भाषण की कुछ टिप्पणियों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, फिर भी मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी के साथ खेद व्यक्त करता हूं। दर्शकों, राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला सीरियस बताया जा रहा है, जिसे लेकर सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी के इंडियन स्टेट कहने पर पक्ष और विपक्ष की दलीलों की वो जंग हुई, जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। अब आगे हाईकोर्ट को फैसला करना है कि इंडियन स्टेट से लड़ाई कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए या नहीं। साथ ही ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी के बयान ने देश की संप्रभुता को चुनौती दी। क्या राजनीतिक लड़ाई अब सीधे भारतीय राज्य यानी इंडियन स्टेट से होने लगी है। दर्शकों, पिछले साल की शुरुआत में जब दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन हो रहा था, तब राहुल गांधी मंच पर थे। भाषण देते हुए राहुल गांधी जोश में दहाड़े कि अगर आप सोचते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से है तो आप गलत हैं। बीजेपी आरएसएस ने हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के साथ साथ
खुद इंडियन स्टेट से है। अब राहुल गांधी के इसी भाषण पर कोर्ट में जिरह हो रही है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी राहत पा लेंगे या मुश्किलों में और इजाफा होगा। कोर्ट में चल रहा मामला लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्र की संप्रभुता के बीच की महीन लकीर पर टिका है। राहुल गांधी के इस बयान को देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी बताते हुए सिमरन गुप्ता ने मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी के खिलाफ सबसे पहले मामला संभल कोर्ट पहुंचा। कोर्ट से मांग की गई कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं पिछले साल 7 नवंबर को संभल कोर्ट ने अर्जी को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया। वहीं सिमरन गुप्ता ने हार नहीं मानी और निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। दर्शकों, ये सिर्फ एक बयान की लड़ाई नहीं, कानून की व्याख्या की जंग है। सिमरन गुप्ता ने जब संभल की निचली अदालत में दस्तक दी तो क्षेत्राधिकार का रोरा अटका। जिला जज ने नोटिस जारी किया तो उम्मीद जागी, लेकिन सत्र न्यायालय ने इसे कमजोर पाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं अब ये कानूनी पेच जिसे हाई कोर्ट को सुलझाना है कि क्या संभल की कोर्ट को दिल्ली में दिए गए बयान पर एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है या नहीं। क्या जिला अदालत का पहले जारी किया गया नोटिस इस बात का सबूत है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। क्या सत्र न्यायालय ने याचिका खारिज करते समय किसी कानूनी तथ्य को अनदेखा तो नहीं किया। वहीं अब इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच के सामने दोनों पक्षों की तीखी बहस हुई। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से देश भर में सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। बयान केवल राजनीतिक आलोचना ही नहीं, बल्कि देश को अस्थिर करने के इरादे से दिया गया देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी बयान है। वहीं कोर्ट में भी राहुल गांधी के वकील ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। दावा किया कि सब राजनीति के लिए किया गया है। वहीं जस्टिस चौहान ने दोनों पक्षों को सुना और फिर फैसला रिजर्व कर लिया। राहुल गांधी के खिलाफ जांच के आदेश होंगे या राहत मिलेगी। अगर हाई कोर्ट याचिका को स्वीकार कर लेता है तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ हो सकता है और संभल पुलिस को जांच शुरू करनी होगी। अगर याचिका खारिज होती है तो राहुल गांधी के लिए ये बड़ी राहत होगी। ऐसे में अब सबकी नजर उस दिन पर टिकी है जब जज फैसला सुनाएंगे। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ 2 बड़े केस चल रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश सिसिर की याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होनी है। इसके अलावा सेना पर टिप्पणी को लेकर भी एक केस है। सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में हाई कोर्ट पहले ही राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर चुका है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी सीमाएं होती है। ऐसे में इंडियन स्टेट समेत अब 3 मामले में राहुल गांधी पर हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कुल मिलाकर देखें तो इन तमाम मामलों को लेकर राहुल गांधी की चिंता इलाहाबाद हाई कोर्ट में बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।